everybody and welcome back to the online platform of Law Prep Judiciary. This is me शिवांगी और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है BNSS का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है टॉपिक का नाम, आओ देखते हैं। अरेस्ट है टॉपिक का नाम। अब आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, फॉर दैट मैटर अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, आप BA LLB कर रहे हो, परस्यूइंग हो, तो भी आपके लिए अरेस्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट सबसे मेन पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, क्योंकि हमको पता है अगर सोसाइटी है तो वहाँ पे क्राइम इज़ इनएविटेबल, ये चीज़ हम जानते हैं। तो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए ऑफ कोर्स क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं, हमारे लिए पनिशमेंट्स है। अब किसी भी क्रिमिनल को जेल में डालना होगा तो ऑफ कोर्स उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, राइट। पर जब अरेस्ट की बात हम करते हैं, अरेस्ट कहीं भी CRPC में ना IPC में वर्ड अरेस्ट कहीं पे भी डिफाइंड नहीं देखने को मिलता है। तो अब अरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल लेमैन भाषा में अरेस्ट का मतलब होता है किसी पर्सन को सीज करना, कैप्चर करना, किसी पर्सन को कैप्चर करना या सीज करना। मतलब किसी भी पर्सन ने अगर ऑफेंस कमिट किया है तो उसे जब पुलिस उस ऑफेंस के लिए पकड़ती है, सीज करती है, कैप्चर करती है, उसे हम कहते हैं अरेस्ट करना, पर्सन की अरेस्ट करना। अब बहुत लंबा चौड़ा प्रोविजन देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में हमें देखने को मिलता है बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस अरेस्ट का, कि अरेस्ट कर कौन सकता है, अरेस्ट होता कैसे है, फिर राइट्स क्या है अरेस्टेड पर्सन के, अगर अरेस्ट कर लिया उसके बाद क्या राइट है। तो दो पार्ट में जनरली हम इसको डिवाइड करते हैं। क्या दो पार्ट होंगे, एक तो प्री अरेस्ट कि अरेस्ट से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब कौन करेगा, अगर उस टाइम क्या ध्यान रखना है, और एक हम बात करते हैं पोस्ट अरेस्ट के बारे में। मतलब कि क्या, कि अरेस्ट करके ले आए तो क्या 24 घंटे में जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास में, एग्जामिनेशन आप कराओगे। तो हम दो पार्ट्स में जनरली अरेस्ट को डिवाइड कर, दैट इज प्री अरेस्ट एंड पोस्ट अरेस्ट। अब जब हम बेयर एक्ट खोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर दिया हुआ है हु मे अरेस्ट का, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, इसको फ्लो चार्ट से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहला क्या है, हु मे अरेस्ट। अब यहाँ पे आते हैं 3 लोग जो अरेस्ट कर सकते हैं, राइट। पहला कौन, ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर, ठीक है। दूसरा कौन, प्राइवेट पर्सन, और तीसरा कौन, मजिस्ट्रेट। अब बात आती है यहाँ पे दो तरह के ऑफेंसेस की, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब अरेस्ट करेंगे, क्या ग्राउंड्स होंगे तब हम अरेस्ट करेंगे। फिर आती है बात, क्या नॉन कॉग्निजेबल में भी अरेस्ट होगा, तो क्या ग्राउंड्स है नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट करने के, फिर प्राइवेट पर्सन क्या ग्राउंड्स पे अरेस्ट करेगा, और मजिस्ट्रेट क्या ग्राउंड्स पे अरेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या, जहाँ पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कैंट अरेस्ट विदाउट वारंट। और इसकी डेफिनेशन कहाँ देखने को मिलती है हमें, 2 क्लॉज G में देखने को मिलती है BNSS के। और वहीं ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या, जहाँ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग अपने अपने ग्राउंड्स होंगे कि कब पुलिस वाला दो अलग अलग ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकता है। प्रोविजन कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोविजन देखने को मिलेगा कॉग्निजेबल का सेक्शन नंबर 35 में, नॉन कॉग्निजेबल का सेक्शन नंबर 39 में, और प्राइवेट पर्सन का सेक्शन नंबर 40 में, और मजिस्ट्रेट का सेक्शन नंबर 41 के अंदर। तो आओ क्लॉज वाइज चलते हैं। पहला क्या, कि पुलिस वाला कब अरेस्ट कर सकता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, पहले में कॉग्निजेबल केस की अपन बात करें, सेक्शन नंबर 35 की। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट कब करोगे, पहला क्या ग्राउंड है कि आप बिना कोई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकते हो, बिना मजिस्ट्रेट के कोई ऑर्डर के आप अरेस्ट कर सकते हो। और दूसरा बिना कोई वारंट की, डेफिनेशन में हम देखते हैं ऑलरेडी, हमें पता है ये चीज़। अब ये तो हो गया कि कब अरेस्ट कर सकते हो, कि बिना वारंट के और बिना ऑर्डर के। पर ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स पे आप अरेस्ट करोगे। तो पहला क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति ने, अगर किसी भी पर्सन ने क्या किया, पुलिस वाले की प्रेजेंस में, पुलिस वाला खड़ा है उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया, कौन सा ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ग्राउंड हो गया ये अरेस्ट करने का। अब आओ सेकंड ग्राउंड के ऊपर, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, अगेंस्ट होम, जिस पर्सन के अगेंस्ट पहला क्या, रीजनेबल कंप्लेन है, मतलब किसी और पर्सन ने, विक्टिम ने या किसी भी और पर्सन ने उस अरेस्टेड, मतलब यहाँ पे ऑफेंडर के लिए, अपन ऑफेंडर तो नहीं बोलेंगे, या किसी भी पर्सन के लिए क्या करें, यहाँ पे रीजनेबल कंप्लेंट फाइल करी, ठीक है, परिवाद फाइल करा। दूसरा क्या, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है पुलिस वाले के पास में, कैसी इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है पुलिस वाले के पास। और तीसरा क्या, रीजनेबल सस्पिशन है, मतलब पुलिस वाले के दिमाग में सस्पिशन, उसको लग रहा है कि हाँ भाई इस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो क्या होगा,
तो यहाँ पे पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभी अपन ने 3 ग्राउंड पढ़े, कंप्लेंट, सस्पिशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कब? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल है किससे? या तो लेस देन 7 ईयर्स से, मतलब ऐसा कोई असंज्ञेय या संज्ञेय अपराध किया उसने जिसका पनिशमेंट क्या है? 7 साल से कम उसका पनिशमेंट है, या फिर 7 साल तक, मतलब मैक्सिमम 7 ईयर्स तक हो सकता है। तो फर्स्ट तो इसकी बात करता है। पर एक और इसमें बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करनी पड़ेगी, खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा पुलिस वाले को, कब? अरेस्ट करने से पहले, इस क्लॉज में। तो क्या है वो कंडीशन? देखो, पुलिस वाला, फर्स्ट, पुलिस ऑफिसर हैज रीजन दैट पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस, उसको लगता है कि हाँ पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, उसे खुद के रीजन है। दूसरा क्या? पुलिस ऑफिसर सैटिस्फाइड है क्या? कि अरेस्ट करने की ज़रूरत है, अरेस्ट इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको प्रिवेंट करना है। अब क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या प्रिवेंट करना है? कि जिस पर्सन को हम अरेस्ट करेंगे वो आगे फर्दर कोई ऑफेंस ना करे, कोई दूसरा अपराध ना करे। दूसरा क्या? पुलिस वाले को ये सेटिस्फैक्शन है, उसके मन में ये डर है कि अगर इसको अरेस्ट नहीं किया तो वो पर्सन क्या करेगा? एविडेंस को डिसअपियर कर देगा, एविडेंस को छुपा देगा। या फिर जो आई विटनेस है, जिनको पता है इसके बारे में, या तो पहला तो क्या, डिसअपियर कर दिया एविडेंस, दूसरा क्या, टैम्परिंग विद एविडेंस, मतलब छेड़छाड़ करी एविडेंस के साथ में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू द पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, मतलब कोई अगर मान लो उस सीन पे कोई आई विटनेस था या कोई और पर्सन जिसको पता है उन फैक्ट्स के बारे में, उसको डराना, धमकाना, है ना, उसको कोई प्रॉमिस करना कि प्लीज़ बताना मत पुलिस को, मैं आपको पैसे दूंगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए। फिर देखो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो पुलिस वाले को लगता है इसको अरेस्ट नहीं किया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा केस का, है ना। और ई पॉइंट देखो कि पुलिस वाला अरेस्ट से ये इंश्योर करना चाहता है कि जब इसको बुलाया जाए ये कोर्ट में आके प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑफकोर्स ही बात है, अब चाहे तो वो अरेस्ट करेगा चाहे अरेस्ट नहीं करेगा, पर रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक का क्लॉज आपको क्लियर होगा। अब और थर्ड चीज़ पे, अब थर्ड क्या ग्राउंड है अरेस्ट करने का कॉग्निजेबल ऑफेंस में? अगर पर्सन, ठीक है, कमिटेड, जो पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कौन सा ऑफेंस यहाँ पे? कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया। ऊपर में तो क्या पढ़ा था अपन ने, जहाँ पे क्या था? कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद या तो 7 साल से कम या फिर 7 साल से ज़्यादा। पर अब यहाँ पे क्या क्लॉज है कि वो 7 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, विद और विदाउट फाइन। वहाँ क्या था? मैक्सिमम 7 ईयर्स, पर यहाँ क्या कर दिया? इसको बढ़ा दिया। या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट क्या है? डेथ है। याद करो, जाओ पहले CRPC में, वहाँ पे इसको अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था सेक्शन नंबर 41 के अंदर, डायरेक्टली यहाँ पे अब इसको यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो क्लॉज 4 क्या बात करता है? कोई ऐसा पर्सन जो कौन है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। जो कौन है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी है कि ये कौन है? ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको भी यहाँ पे आप अरेस्ट कर सकते हो, बिना वारंट के पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। अब पांचवा देखो, किसी भी पर्सन के जिसको अरेस्ट करना है, उस पर्सन के पोजेशन में क्या मिला? चोरी की गई प्रॉपर्टी मिली, स्टोलन प्रॉपर्टी आपको मिली, और आपके मन में क्या सस्पेंशन है, सॉरी पुलिस वाले के मन में क्या सस्पेंशन है कि इस प्रॉपर्टी के लिए ही आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है। सस्पेंशन क्या है? ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस विद रिगार्ड टू द स्टोलन प्रॉपर्टी फाउंड विद दैट पर्सन, राइट। अब देखो क्लॉज 6 पॉइंट देखो, वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है उसने क्या किया? पुलिस वाले को ऑब्स्ट्रक्ट किया, मतलब उसको अपनी लीगल ड्यूटी, उसको अपनी ड्यूटी करने से आपने मना किया। मान लो वो उसको अरेस्ट करने आ रहा है, या किसी और उसके भाई को अरेस्ट करने आ रहा है, कोई फ्रेंड को अरेस्ट करने आ रहा है, तो आपने क्या किया? पुलिस वाले को अरेस्ट नहीं करने दिया, तो आपने ऑब्स्ट्रक्ट करी पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने के लिए। या फिर दूसरा क्या, आपने मान लो पुलिस वाले के सामने कोई ऑफेंस किया, या फिर आपने कहीं और कोई ऑफेंस किया, जब पुलिस आपको पकड़ने आई तब आप भाग रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो भागने का लॉफुल कस्टडी से, है ना, तो ये भी क्या है? ये भी एक ग्राउंड है आपको अरेस्ट करने का, ठीक है, या फिर अरेस्टेड पर्सन को, उस पर्सन को अरेस्ट करने का। अब देखो क्लॉज 7 क्या बात करता है? रीजनेबल सस्पेशन है। किस बात का रीजनेबल सस्पेशन है? कि जिस पर्सन को आपको पकड़ना है वो एक डेजर्टर है। कहाँ से भागा है? डेजर्ट करना मतलब भाग जाना, छोड़ देना जगह को। तो वो कहाँ से भागा है? वो आर्म्ड फोर्सेस से भागा है। कहाँ से भागा है? आर्म्ड फोर्सेस से भागा है। तो ये भी एक ग्राउंड हो गया। फिर देखो एक और ग्राउंड क्या है? ऐसा चला पता कि उस पर्सन ने क्या किया है? कोई ऑफेंस कमिट किया है इंडिया के बाहर, कोई फॉरेन
फॉरेन कंट्री में उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, अब इस बात की वही कोई कंप्लेन है या फिर इंफॉर्मेशन है या फिर आपको रीजनेबल सस्पिशन है, तो क्या होगा, तो भी आपको अरेस्ट करेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि अगर ये ऑफेंस जो उसने फॉरेन में किया, ये ऑफेंस अगर ये इंडिया में करता तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलता है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्स्ट्राडिशन, मतलब एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या, एक लॉ होता है एक्स्ट्राडिशन लॉ करके, मतलब कोई भी अगर फ्यूजिटिव क्रिमिनल है, कोई भी अगर क्या है फ्यूजिटिव क्रिमिनल है, ठीक है, जो एक जगह से भाग के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भाग गया है, तो उसको पकड़ने के लिए सरकार ऑर्डर निकालती है, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्राडेट करना, वहां से वापस बुला के अपनी कंट्री में लेके आना, ठीक है ना। तो मे बी कोई एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर पास हो रखा है उसके अगेंस्ट, उसमें बोला है कि इसको पकड़ो, एप्रीहेंड करो और डिटेन करो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्लॉज, रिलीज कन्विक्ट, ठीक है ना, उसको छोड़ दिया था पर उसने वापस क्या किया, अगर अच्छा बॉन्ड भरता है ना, बॉन्ड भरता है, तो बॉन्ड में कुछ कंडीशंस होती है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 394 है वो बात करता है कि अगर आपको छोड़ा गया है तो आपको कुछ बॉन्ड की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो उस कंडीशन को उसने ब्रीच किया है ना, तो उसको वापस अरेस्ट कर सकते हैं। फिर देखो उसके अगेंस्ट क्या था, रिक्विजिशन ऑर्डर था। ये क्या होता है रिक्विजिशन ऑर्डर, मतलब कोई सुपीरियर किसी पर्सन को बोलता है कि इसको हमारे सामने प्रेजेंट करो, है ना, कोई प्रॉपर्टी कोई पर्सन, तो उसे हम रिक्विजिशन ऑर्डर बोलते हैं। तो वो रिसीव हुआ है ना, दूसरे पुलिस ऑफिसर ने दिया ऐसा ऑर्डर, तभी भी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला क्लॉज बात करता है 35 क्लॉज 3, जो कि पहले सीआरपीसी में 41 क्लॉज ए था। क्या था वो, कि नोटिस फॉर अपीयरेंस, मतलब क्या थे उसमें पहले ग्राउंड्स, कि अगर पुलिस वाले को लगता है कि ऐसा अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, एक बार का अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, तो वो उस पर्सन को बोलेगा कि आप एक काम करो, आप नोटिस ले लो, जब आपको बुलाएंगे अपीयरेंस के लिए बुलाएंगे, तब आपको अपीयर करना पड़ेगा कोर्ट के सामने, ठीक है। तो अब इस नए लॉ में क्या हुआ, सेम एक सेक्शन में सब कुछ कर दिया। तो 35 क्लॉज 3 क्या बात करता है, वेयर अरेस्ट फॉर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत नहीं है अरेस्ट करने की, तो पहला क्या होगा, नोटिस इशू करेंगे, वही सेम जो 41A में होता था, राइट। तो नोटिस इशू करेंगे आपको। अच्छा, दो बातें हैं, या तो फर्स्ट क्या कि आप कंप्लाई करो, ऑफ कोर्स जो टर्म्स लिखी हुई है नोटिस के अंदर उसको कंप्लाई करना पड़ेगा उस पर्सन को जिसको छोड़ा है आपने, अरेस्ट नहीं करा है, ठीक है। और दूसरा क्या कि जब आपको बुलाया जाएगा कोर्ट के सामने, तब आपको कोर्ट के सामने आके अपीयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये टर्म्स है ना, ये फॉलो करने की ड्यूटी होती है उस अरेस्टेड पर्सन की, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऑफ कोर्स अगर पर्सन ने कंप्लाई कर दिया तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, तो उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ऑब्वियस है। पर अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने कंप्लाई नहीं करा, 35 क्लॉज सी क्या बोलता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कंप्लाई नहीं करा तो उसको डेफिनेटली अरेस्ट कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 7 पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है, जो पहले ये वाला क्लॉज पहले सीआरपीसी में नहीं था, इसका स्पेसिफिक ध्यान रखना। ये क्या बोलता है, मान लो किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, मान लो किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, उसका पनिशमेंट क्या है, लेस देन 3 ईयर्स, उसका पनिशमेंट क्या है, लेस देन 3 ईयर्स। और किसने करा वो ऑफेंस, कोई पर्सन जो इन्फर्म है, इन्फर्म मतलब फिजिकली मेंटली बहुत वीक है, या फिर कोई पर्सन जो 60 साल के ऊपर का है ना, ओल्ड एज पर्सन है। तो अगर उसको आपको अरेस्ट करना भी है, अगर पुलिस वाले को उसको यहाँ पे अरेस्ट करना भी है, तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, डीएसपी की, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। पुलिस वाला कौन सी रैंक का होना चाहिए, कम से कम डीएसपी रैंक का होना चाहिए। ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बात करता है, इन केस ऑफ इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है, सेक्शन नंबर 39, ठीक है। अब ये तो अपन ने करी बात कॉग्निजेबल केस की, कि वहाँ पे क्या ग्राउंड्स और क्या नया उसमें ऐड हुआ है, ठीक है। अब 41A वाली बात डायरेक्टली इसके अंदर सेक्शन के अंदर ही दी हुई है, ठीक है। अब आओ नॉन कॉग्निजेबल केस पे। ऑफ कोर्स अब नॉन कॉग्निजेबल केस का मतलब बता चुकी हूँ मैं आपको कि किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं करोगे बिना वारंट के, ठीक है। नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ
मजिस्ट्रेट। तो फ़र्क चल गया पता, कॉग्निजेबल मतलब जहाँ बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो और ज़रूरत नहीं होती है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की। और यहाँ पे क्या है, नॉन कॉग्निजेबल में जहाँ पे किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं करोगे, मतलब वारंट के साथ ही अरेस्ट कर सकते हो या फिर सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ अरेस्ट कर सकते हो। अब 39 में आओ, इसकी प्रोविज़न है कि कब आप नॉन कॉग्निजेबल केस में भी अरेस्ट कर सकते हो, क्या होंगे उनके ग्राउंड्स। सेक्शन 39 बात करता है अगर किसी भी व्यक्ति ने क्या किया, नाम नहीं बताया या अपना पता नहीं बताया, तो पुलिस उसको यहाँ पे अरेस्ट कर सकती है। देखो फर्स्ट क्या है, कोई भी पर्सन जिसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, कहाँ कमिट किया है, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और पुलिस वाले ने उससे डिमांड करी कि अपना नाम बताओ, पता बताओ, है ना, तो उसने मना कर दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया या फिर दिया पर फॉल्स नाम पता दिया, गलत नाम पता दिया, तो अब यहाँ पे पुलिस के पास में ऑप्शन है कि उसका, अच्छा यहाँ पे अरेस्ट हो क्यों रही है, यहाँ पे ध्यान रखना अरेस्ट होती है नाम पता असरटेन करने के लिए, ये जानने के लिए कि उस पर्सन का नाम पता क्या है। क्या लिखा है, पुलिस में अरेस्ट वाई टू असरटेन द नेम और रेजिडेंस ऑफ दैट पर्सन, नाम पता जानने के लिए यहाँ पे पुलिस अरेस्ट करती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आई बात, दो बातें आ गई ऑफकोर्स, अगर नाम और पता है वो असरटेन कर लिया, चल गया पता कि क्या नाम है फलाने का, क्या एड्रेस है, तो क्या होगा। अब इसमें भी दो बातें हैं, यहाँ पे पते के बारे में दो बातें हैं। क्या बातें हैं, पहला, अगर वो जो पर्सन था वो एक इंडियन था, जो पर्सन था वो एक इंडियन था और उसने नाम पता बता दिया, उसने अपना नाम पता बता दिया, तो उसको रिलीज़ कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। बट क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, उससे एक बॉन्ड भरवाएंगे, उससे क्या भरवाएंगे, बेल या बॉन्ड भरवाएंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो बॉन्ड चाहे तो विद श्योरिटी हो चाहे विदाउट श्योरिटी हो। बॉन्ड मतलब सिंपल वही, नंबर ऑफ कंडीशंस होती है, और श्योरिटी एज इन ए गारंटी, ठीक है ना। तो अगर पर्सन कहाँ का रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो क्या करेंगे, उससे बॉन्ड भरवाएंगे, चाहे बॉन्ड विद श्योरिटी हो चाहे बॉन्ड विदाउट श्योरिटी हो, राइट। अब अगर मान लो वो पर्सन कौन है, वो पर्सन एक फॉरेनर है, तो भी ऑफकोर्स उससे बेल बॉन्ड भरवाएंगे, बट यहाँ पे श्योरिटी देना ज़रूरी होगा। मान लो पर्सन ऑफकोर्स बाहर का है, भाग गया तो कहाँ से पकड़ ही लाएंगे, तो एक श्योरिटी होनी इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये समझ आया, तो ये समझ आया कहाँ पे ये किसका प्रोविजन है, जब नाम पता उसने असरटेन कर लिया पुलिस वाले ने। अब मान लो नाम पता नहीं असरटेन कर पाया, नॉट असरटेन, कब, 24 आवर्स में नहीं पता कर पाया, या फिर वो जो बॉन्ड भरवाया था ना यहाँ पे, वो उस पर्सन ने बॉन्ड भरा नहीं, फेल्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो क्या करेगा, उस पर्सन को फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट के पास में, इस बात का ध्यान रखना, फॉरवर्ड कर देगा उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास में। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा हो और ईजी लग रहा हो, ठीक है। अब अपन ने दो बातें पढ़ ली कि पहला पुलिस वाला कर रहा है, पुलिस वाले के दो पार्ट्स है, कॉग्निजेबल केस में और एक नॉन कॉग्निजेबल केस में। अब और कौन पर्सन कर सकता है अरेस्ट, सेक्शन नंबर 40 में प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। अब कब करेगा, क्या ग्राउंड्स है, कोई भी पर्सन जिसने क्या करा है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी पर्सन जिसने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों कॉग्निजेबल भी होना चाहिए और ऑफेंस नॉन बेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। किसकी प्रेजेंस में करा हो, प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में करा हो, ठीक है। तो प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करवा भी सकता है, कॉज टू बी अरेस्टेड। ये तो हो गया फर्स्ट ग्राउंड, जब आपने प्रेजेंस में किया है। सेकेंड ग्राउंड क्या है, जब वो पर्सन, इफ एनी पर्सन, है ना, ये क्या हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तभी भी प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब अरेस्ट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, भाई अपने पास तो रखेगा नहीं, तो प्राइवेट पर्सन क्या करेगा, विदाउट अननेसेसरी डिले, विदाउट अननेसेसरी डिले। अच्छा, अब पहले सीआरपीसी में ये 6 घंटे वाला प्रोविजन नहीं था, देखो ध्यान रखना, क्या करेगा, बिना कोई डिले के कितने टाइम में, विद इन 6 आवर्स, 6 आवर्स कब से, अरेस्ट करने के बाद 6 घंटे में, 6 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेगा, मेक ओवर, कहाँ भेजेगा उसको, पुलिस वाले के पास। और अगर मान लो पुलिस वाला नहीं है तो जो भी पास में, सबसे पास में जो पुलिस स्टेशन है उसकी कस्टडी में उस अरेस्टेड पर्सन को देके आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 6 आवर्स वाला प्रोविजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप देखो, पुलिस वाले के पास वो आ गया, फर्स्ट स्टेप अरेस्ट किया, सेकंड स्टेप पुलिस वाले के पास भेजा। अब पुलिस वाले के पास वो पर्सन आ गया, तो अब पुलिस वाला क्या करेगा, पुलिस वाला देख रहा है, उसने पता किया क्या उसने ऑफेंस किया, क्या मामला है। अब उसको ऐसा लगता है, उसका ऐसा ओपिनियन है, पहला क्या उसको लगता है पुलिस वाले को कि उस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो क्या करेगा, किसके लगेंगे प्रोविजन, 35 के प्रोविजन इसके ऊपर लग जाएंगे। दूसरा, उसको लगता है कि उस पर्सन ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और अपन को पता है कब होती है इसमें अरेस्ट, जब अगर उसने मना कर दिया, नाम पता देने से सेक्शन नंबर 39 के अकॉर्डिंग जाएगा फिर। और फाइनली अगर लगा कि भाई उसने तो कोई कारण ही नहीं है उसको पकड़ने, कोई ऑफेंस उसने किया ही नहीं है, तो उसको एट वंस छोड़ देगा, रिलीज हिम एट वंस। ठीक है, क्योंकि हमको ये बात पता होनी चाहिए कि अरेस्ट, अच्छा ये बात अगर आप लोग को पता नहीं है तो सिंपल सी बात है, एक बात क्या होती है, जो अरेस्ट है, हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, हम सबको पता है आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब अगर किसी भी पर्सन को आप कैप्चर कर लोगे, उस पर्सन को अगर आप सीज कर लोगे, तो ऑफकोर्स सी बात है आपने क्या किया, उसकी पर्सनल लिबर्टी वाली, उसकी राइट टू लाइफ वाली फंडामेंटल राइट को आपने इन्फ्रिंज किया। पर ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमको, एक्सेप्ट एज द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि अगर जहां लग रहा है अरेस्ट करना ज़रूरी है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, तो आप उसको, या बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। है तो ये इन्फ्रिंजमेंट फंडामेंटल राइट का, बट एक्सेप्शन क्या है, अगर आप उसको प्रोसीजर लॉ ने जो स्टैब्लिश किया उस हिसाब से अरेस्ट कर रहे हो, तो वो अरेस्ट फिर लीगल मानी जाएगी। ठीक है, चलो अब आएंगे अपन, ये समझ आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब और कौन अरेस्ट कर सकता है, अब भाई मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 41 क्या कहता है कि भाई मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। अब कब करेगा, ऑफ कोर्स, अब कौन सा मजिस्ट्रेट, पहला तो एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी। ठीक है, कब करेगा, अगर कोई भी पर्सन मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसके ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है, या फिर अरेस्ट करवा सकता है और फिर उसको कस्टडी में भेज सकता है। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, पर इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको ये समझ आया होगा कि अरेस्ट कर कौन सकता है। अच्छा, आप लोग बहुत बार सुनते हो कि अरेस्ट अगर कर भी रहे हो तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है ना, क्योंकि बहुत पुलिस टॉर्चर होते हैं ना, बहुत कस्टोडियल वायलेंस होती है, राइट, तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर अरेस्ट पढ़ेंगे और गाइडलाइंस के केस लॉज नहीं पढ़े तो अरेस्ट हमारा इनकम्प्लीट है, राइट। तो अपन पढ़ेंगे क्या कुछ गाइडलाइंस, क्या कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि अगर किसी पर्सन को आपको अरेस्ट करना भी है तो आपको इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ध्यान रखो, अगर जुडिशरी कोई भी स्टेट है, मेंस में बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है अरेस्ट से, राइट, क्योंकि अब नए लॉज हैं तो आप ये मान के चलना कि अरेस्ट से सवाल आपको पूछेंगे, राइट। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट कर लोगे यार, तो आपको बेयर एक्ट याद हो जाएगा, राइट। फिर केस लॉज के लिए आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। अच्छा, अब ये क्या बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस इशू करी। क्यों करी गाइडलाइन इशू, क्योंकि कस्टोडियल वायलेंस ना हो, मतलब अरेस्ट करके पुलिस वाले बहुत मारते हैं, पीटते हैं, थर्ड डिग्री करते हैं, उन सब को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बोली। क्या बोला कि जो प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है पूरे अरेस्ट के चैप्टर में, अभी अपन पढ़ेंगे कि प्री अरेस्ट में क्या राइट्स होती है अरेस्टेड पर्सन के पास में, कि आप उसको ग्राउंड इन्फॉर्म करोगे, उसके रिलेटिव को बताओगे कि हमने अरेस्ट कर लिया है, राइट। तो वो सब उनको फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि नेम टैग होना चाहिए। अच्छा, अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना, क्यों अरेस्ट किया है ना, किस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिलेटिव को कि हमने अरेस्ट कर दिया है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी। ठीक है, फिर अब सेकेंड इंपॉर्टेंट केस पे, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। बेसिकली केस लॉ आया था सेक्शन नंबर 498A के लिए जो अरेस्ट करते हो आप, ठीक है, पर उसमें जनरल गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एम्फसाइज्ड शुड नॉट बी मेड विदाउट एडिक्वेट एविडेंस एंड जस्टिफिकेशन, जिसमें आप पकड़ के ले आते हो, हमें पता है बहुत कॉमन है आजकल
फॉल्स केसेस होते हैं क्रूअलिटी के, डाउरी के, तो पहले पूरा एविडेंस देखो, उसके बाद जस्टिफिकेशन लाओ कि सही में क्या किसी मैन ने ऑफेंस कमिट किया है, उसके बाद उनको अरेस्ट करो, राइट। तो ये गाइडलाइंस अनिश कुमार में थी। उसके बाद देखो जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ना, द कोर्ट डायरेक्टेड दैट अरेस्ट शुड नॉट बी रूटीन एंड मस्ट बी जस्टिफाइड। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आप बहुत सारे मेंस आंसर में अपनी इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। ये जो लाइन है ना, ये आप अपने मेंस आंसर में इंट्रो में ज़रूर यूज़ करो। क्या लिखा हुआ है कि अरेस्ट को आपको रूटीन नहीं बनाना है कि हर ऑफेंस के लिए आपने अरेस्ट करा। पहले प्रॉपर देखो सही में क्या वो अपराध हुआ है, क्या क्या हम उसको छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप अरेस्ट करो, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें भी सेम वही कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फ्रेंड को या फिर रिश्तेदार को, राइट। अब आओ रिसेंट में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अनदर 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही बोला, जो ऊपर गाइडलाइन डी के बासु में और अनिश में थी ना, उसको रीइटरेट किया, वापस एम्फसाइज किया कि जब भी अरेस्ट हो तब आपको स्ट्रिक्टली वो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और गाइडलाइन को फॉलो किया है या नहीं किया है इसकी रिपोर्ट आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना, राइट। अब ये तो अपन ने कर ली बात कि अरेस्ट होती कैसे, अरेस्ट कौन करता है, राइट, कि अरेस्ट कर कौन सकता है, हु कैन मेक अरेस्ट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं प्री अरेस्ट का पोर्शन, तो कौन कौन करेगा भाई, ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं। अब मान लो अरेस्ट होती कैसे, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट होती कैसे है, आप करोगे कैसे अरेस्ट, तो उसका प्रोविजन का है सेक्शन नंबर 43 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए और नॉर्मल एलएलबी वालों के लिए, ठीक है। अब कैसे होगी अरेस्ट, देखो सेक्शन नंबर 43 पहले ध्यान रखना। मेथड ऑफ अरेस्ट, कोई पर्सन को अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो कैसे पकड़ सकते हो उसको, है ना, तो आप एक्चुअली टच कर सकते हो उसको। कन्फाइन करना मतलब अपन पढ़ते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, उसको आपने अपने पास में रख लिया, कहीं और जाने नहीं दिया, कन्फाइन कर लिया। तो अरेस्ट कैसे होगी, नॉर्मली कैसे होती है, बाय एक्चुअली टचिंग, बॉडी को टच करना, पर्सन को कन्फाइन करना, ठीक है। अगर अच्छा अनलेस क्या लिखा हुआ है, अगर आप किसी पर्सन के पास पुलिस वाला गया और उसको बोला कि हम आपको अरेस्ट करना है, वारंट दिखाया, ठीक है, तो खुद चल के आ गया, बैठ के आ गया, तो क्या लिखा हुआ है, अनलेस सबमिशन ऑफ कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अगर वो खुद चल के आया तो खुद ने सबमिट कर दिया ना कस्टडी को, या फिर मुंह से बोला ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ में, तो कैसे किया उसने, सबमिशन बाय वर्ड किया, इसका ध्यान रखना। ये तो हो गई नॉर्मल लो की अरेस्ट। अब अपन करते हैं बात वुमेन के अरेस्ट की। अब थोड़ा केस ऑफ कोर्स डिफरेंट है, तो क्या होगा वुमेन की अरेस्ट में, पहले तो क्या उसकी अपन ओरल, अगर मान लो क्या लिखा हुआ है, अगर आपने वुमेन को जाके बोला कि आपको हम अरेस्ट करने आए हैं, तो आप प्रिज्यूम कर लेते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ वुमेन अनलेस सर्कमस्टांस इंडिकेट अदरवाइज। इस अनलेस को अपन बाद में डील करेंगे, पहले जनरल पढ़ो, अनलेस सर्कमस्टांस इंडिकेट अदरवाइज, इसको छोड़ो, नॉर्मल पढ़ो। नॉर्मली क्या होता है, हर सबमिशन टू कस्टडी इज प्रिज्यूम्ड अपॉन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट। मतलब अगर आपने जाके बोला कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, है ना, तो ये बोलना ही, उसको इंटीमेट करना, उसको इन्फॉर्म करना, क्या मान लेंगे अपन, डीम्ड कस्टडी, डीम्ड अरेस्ट मान लेंगे, डीम्ड सबमिशन टू कस्टडी मान लेंगे, ठीक है। अब आओ इस पे क्या कहता है प्रोवाइजो, अनलेस सर्कमस्टांस इंडिकेट अदरवाइज। ऑफ कोर्स अगर वो चल नहीं रही है साथ में, इवेड कर रही है, भाग रही है, तो अपन कुछ और फोर्स भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्या, कौन अरेस्ट करेगा वुमेन को, वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, तो मेल पुलिस ऑफिसर शुड नॉट टच हर। अच्छा ऑफ कोर्स तभी बात है अगर ज़रूरी है, लग रहा है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, तो मेल भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिश्तेदारों की, भाई हमने इसको अरेस्ट कर लिया, या फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। अब आओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या करता है, ऑफ कोर्स अब ऐसे तो कोई अच्छा है नहीं कि आपने बोला चलो हमारे साथ पुलिस थाने, वो चल रही है बैठ के, है ना, तो रेजिस्ट करेंगे, इवेजन करेंगे, मतलब भागेंगे, रेजिस्ट कर रहे हैं अरेस्ट को, तब क्या करोगे, तब आप फोर्स यूज कर सकते हो। किसी भी पर्सन को आप फोर्सफुली, अगर वो जान करके आप पकड़ रहे हो पर नहीं आ रहा है, भाग रहा है और मारा पीटी कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स यूज कर सकते हो। फोर्स यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। जो लग रहा है करना है, भाग, उसको पकड़ना है, उसको मारना है, पीटना है, ज़बरदस्ती करनी है, वो पुलिस वाला यूज़ कर सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। पर वही फोर्स क्या होना चाहिए, रीजनेबल। अब ऑफकोर्स ये बात है, वो तो सिर्फ भाग रहा है,
आपने गोली मार दी, तो ये तो रीजनेबल नहीं हुआ ना, अनरीजनेबल फोर्स यूज़ करना हुआ, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ यूज़ ऑफ हैंडकफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि अगर अरेस्ट करना किसका इन्फ्रिंजमेंट है, जनरली आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है। तो इन द सेम वे हैंडकफ में लेके जाना, पर्सन को हैंड कफिंग करना इज ऑल्सो क्या, इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और हम ऑफ कोर्स लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ते हैं। कौन से जजमेंट? सुनील बत्रा का जजमेंट अपन देखते हैं, सुनील बत्रा देखते हैं अपन, प्रेम शंकर का जजमेंट देखते हैं। उसमें क्या दे रखा है कि आप अननेसेसरी किसी भी पर्सन को हैंड कफिंग नहीं करोगे। अगर आपने बिना, विदाउट रीजन, अनरीजनेबली हैंड कफिंग करी तो वो क्या होगा, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो क्या है, कंडीशन क्या होगी, ऑफकोर्स किस पे बेस्ड है, नेचर पे, ऑफेंस की ग्रेविटी पे। जैसे, अच्छा ये सीआरपीसी में नहीं था तो स्पेशल ध्यान रखना, जैसे कि क्या, मान लो जिसको आप पकड़ रहे हो वो कौन है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार हिस्ट्री शीटर है, या फिर वो रिपीट कर रहा है, बहुत बार ऑफेंस कर चुका है, रिपीटेड ऑफेंडर है। दूसरा क्या, जो भाग गया है कस्टडी से, भागेगा तो ऑफकोर्स ये बात है ना, पकड़ के हथकड़ी में ही लाओगे उसको, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़, अब वो पर्सन जिसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट किया है, हमें पता है अभी किस में है, नया ऑफेंस ऐड हुआ है बीएनएस में, टेररिज्म कमिट किया हो, ड्रग्स, इलीगल आर्म का धंधा करता हो, है ना, मर्डर, रेप, एसिड अटैक विक्टिम्स, काउंटर फीटिंग, तो ऐसे हीनियस ऑफेंस अगर उसने करे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक ऑफेंस, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप उस पर्सन की हैंड कफिंग कर सकते हो, ये वॉयलेशन नहीं होगा आर्टिकल 21 का। और ऑफकोर्स ही बात है कि भाई अब उसको आप ध्यान से ही यूज़ करोगे, डिस्क्रिशन वाइज ही यूज़ करोगे, अननेसेसरी आप उसको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा ऊपर कि आप ऑल मीन्स, यू कैन यूज़ ऑल मीन्स, अगर वो भाग रहा है तो आप फोर्स यूज़ करके भी उसकी कस्टडी आप ले सकते हो। अब कितना फोर्स, अनरीजनेबल फोर्स तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी पुलिस वाले के पास में, जो भी पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है उसके पास में डेथ कॉज करने की राइट नहीं है। फोर्स अगर यूज़ करना है तो फोर्स यूज़ करते करते डेथ कॉज नहीं कर सकते, जनरली क्या, डेथ कॉज नहीं करेंगे। बट अगर मान लो जो पर्सन है, जो अरेस्टेड, जिसको करना है अरेस्ट, उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है जो पनिशेबल विद डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इसका ध्यान रखना, एक्सेप्शन है। अगर उस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है जो पनिशेबल विद डेथ है या फिर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो फोर्स का मतलब आप डेथ कॉज कर सकते हो अगर ज़रूरी है तो, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स राइट टू कॉज डेथ when not accused with death or imprisonment for life, तो ये एक्सेप्शन हो गया उसका। और ऑफ कोर्स जितना ज़रूरी, जितना प्रोपोर्शनेट है उतना ही फोर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट बात, कब अपन महिला को अरेस्ट कर सकते हैं। क्या हम कभी भी रात में 3 बजे, रात में 4 बजे भी क्या उसको अरेस्ट कर सकते हैं क्या? तो जनरल रूल तो क्या कहता है कि भाई कैन नॉट बी अरेस्टेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, मतलब कि सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले आप किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और ऑफ कोर्स एक्सेप्शन क्या है, अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, अनटिल कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस उसमें है तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। पर अगर अच्छा मान लो एक्सेप्शनल, क्या आपके हिसाब से होगी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, क्या पुलिस वाला बताएगा एक्सेप्शनल क्या और एक्सेप्शनल क्या नहीं है? तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कोई भी वुमेन पुलिस क्या करेगी, पहले परमिशन ऑब्टेन करेगी, पहले रिटर्न परमिशन ऑब्टेन करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से जो उसके जुरिस्डिक्शन में है, उसके बाद वो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में अरेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अपने मन से नहीं है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, जो जेएमएफसी बताता है कि हाँ भाई लग तो रही है एक्सेप्शनल है, तभी आप सिर्फ सनसाइट और उस टाइम के बीच में उसको अरेस्ट कर सकते हो महिला को, ठीक है। अब रिटर्न रिपोर्ट, ऑफ कोर्स जो रिक्वेस्ट है वो आप रिटर्न में करोगे, है ना, परमिशन राइटिंग में ज़रूरी है होनी, डिटेल है ना कि क्यों अरेस्ट करना है, क्या उसने अपराध किया है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ अपना टॉपिक की। अच्छा अब 2 टॉपिक कवर हो गए कि अरेस्ट करता कौन है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, और तीसरा क्या, अरेस्ट होती कैसे है, ठीक है। अब ऑफकोर्स ये बातें प्री अरेस्ट में और क्या आ जाता है कि अब मान लो पर्सन मिल नहीं रहा है, पर्सन मिल नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि किसी घर
घर वर में छुप के बैठा है तो सर्च करने का भी तो होता है ना ऑप्शन कि आप सर्च करो प्लेस पर्सन की कहाँ है, उसके बाद उसको अरेस्ट करो, राइट। ये हमको पता है। एक और चीज़ क्या होती है कि आप सर्च कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक कि सर्च में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आप सब देखो ये स्क्रीन पे क्या है, ये जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि हिंदी मीडियम में स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या किया लॉ प्रेप जुडिशरी ने कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि टेस्ट जब आपने वीडियो देखा उसके 10 दिन में, कभी भी आप जब भी आओगे कभी भी आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने का आपके पास में पूरा चांस होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स जो टेस्ट आप दोगे उसका मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। क्या यहीं आके देना है जोधपुर जयपुर में? नहीं, आप ऑनलाइन भी ये टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप, राइट। तो इसका ध्यान रखना। चलो अब कमिंग बैक टू सर्च ऑफ पर्सन, ठीक है। अच्छा सर्च करना है तो आप किसी भी प्लेस के अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके प्रोविजन देखने को मिलेंगे अपन को सेक्शन नंबर 44 के अंदर। 44 क्या कहता है? राइट टू एंट्री, कि भाई जो भी पुलिस वाला के अलावा भी जो भी मान लो प्राइवेट पर्सन कर रहा है तो क्या राइट है उनके पास में? एंट्री करने के राइट। कहाँ पे? जहाँ पे उनको लग रहा है, उनके दिमाग में ऐसा है कि भाई हो सकता है कि ये अरेस्टेड पर्सन इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में घुसा हुआ है, ठीक है। अब मान लो बिल्डिंग किसी थर्ड पर्सन की है तो आप उससे बोल सकते हो कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि इस घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर वो अरेस्टेड पर्सन है और हमको इसके अंदर घुस के सर्च करनी है प्लेस, तो आपके पास में वो राइट है। क्या है? देखो, डिमांड फॉर एंट्री। आप अगर आपके पास में वारंट है अरेस्ट करने का तो आप डिमांड कर सकते हो कि हमें ऐसा लगता है, बिलीव्स, हमें ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को हम पकड़ने आए हैं वो इस प्लेस के अंदर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा, उनको आपको फ्री इनग्रेस देना पड़ेगा कि आप फ्रीली इसके अंदर आ सकते हो। और दूसरा क्या, हेल्प भी करनी पड़ेगी, रीजनेबल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हाँ अच्छा हम भी मदद कर देते कि हमारे यहाँ भी पीछे भी कमरा है वहाँ भी आप देख लो, तो रीजनेबल फैसिलिटेट करना पड़ेगा सर्च करने के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या, फोर्सेबल एंट्री। इसमें तो क्या किया आपने, डिमांड करी कि भाई ठीक है हमको जाने दो, वो मान भी गए। अब क्या बात करता है, फोर्सेबल एंट्री। अब क्या हुआ, आपको घुसने नहीं दे रहे बिल्डिंग के अंदर, मान लो उस पर्सन को पता हो, कुछ लगता हो उसको कि हम बिल्डिंग में तो नहीं घुसने देंगे, तो आप पर्सन जो अरेस्ट करने आया है वो फोर्सेबली भी एंट्री ले सकता है, फोर्सेबली भी एंट्री ले सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में एंट्री लेके ऑफ कोर्स सर्च कर सकता है प्लेस को, ठीक है। उसके बाद अच्छा अब वही दरवाजे वगैरह बंद है ना, दया दरवाज़ा तोड़ो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। दरवाजे बंद है, विंडो बंद है, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो, उसको आप तोड़ सकते हो। क्यों? आपको एंट्री नहीं, टू इफेक्ट एंट्री आप ब्रेक कर सकते हो आउटर ओपन जो गेट है या फिर जो अंदर के दरवाजे या फिर जो विंडोज़ वगैरह है, ठीक है ना। ये भी कब आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, पहले जो अथॉरिटी है उनके बाद आप ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मान लो बिल्डिंग या घर किसका है, वुमेन का है वो बिल्डिंग या फिर घर, ठीक है ना। अपन पढ़ते हैं पर्दानशी वुमेन के बारे में, है ना, तो आप पहले उनको रिक्वेस्ट करोगे, आप पहले उनको रिक्वेस्ट करोगे। अब महिला कैसी, जो कस्टमरी मतलब पर्दानशी है, बाहर आती नहीं है पब्लिक में, तो पहले आप उनको नोटिस दोगे कि भाई आप शांति से बाहर आ जाओ, उसके बाद हम अंदर आएंगे। नोटिस टू अलाउ हर विड्रॉल, की वो शांति से पहले बाहर आ जाए, उसके बाद फिर जो अरेस्ट कर रहा है वो अंदर जाएगा, ठीक है। ये तो बात क्या हो रही, अंदर एंटर करने की। अब मान लो पुलिस वाले या कोई अंदर घुस गए घर में घुसने के लिए, उनको बाहर से बंद कर दिया, तो अब उनके पास में बाहर आने की राइट भी तो है ना, लिबरेशन फ्रॉम डिटेंशन, उनको ही डिटेन कर दिया, वहाँ पे चकमा दे के बंद करके भाग गए, तो उनके पास में बाहर आने के लिए भी दरवाज़ा तोड़ के आने की उनके पास में ये राइट है। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक लिबरेशन फ्रॉम डिटेंशन, राइट टू ब्रेक ओपन डोर्स, अरेस्ट बाहर आने के लिए वो कोई भी दरवाजे विंडो को तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये हो गया हमारा सर्च, कि अगर आप चाहते हो कि आप उसको पकड़ो पर्सन को, तो आप ऑफ कोर्स सर्च कर सकते हो कोई भी प्लेस को, ठीक है। बाहर अंदर जाने की राइट भी है और वहाँ से बाहर आने की भी राइट आपके पास में है। ये तो हो गया राइट पुलिस वाले के पास में, जो अरेस्ट कर रहा है उसके पास में। अब अपन बात करते हैं कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास में क्या राइट है प्री अरेस्ट, अरेस्ट होने से पहले क्या क्या उसको बताना पुलिस वाले की ड्यूटी है, क्या क्या उसके लिए करना उसकी ड्यूटी है। तो क्या क्या राइट है यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कौन सी राइट कर रहे हैं, प्री अरेस्ट राइट कर रहे हैं, पोस्ट अरेस्ट अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखो, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट,
ऑफ कोर्स सी बात है। सेक्शन नंबर 47 भी कहता है इसके बारे में क्या कि पर्सन, और आर्टिकल 22 भी कहता है, तो फंडामेंटल राइट भी है अपनी, है ना। क्या राइट है कि जब पर्सन को कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है, किसके, बिना वारंट के, देखो ध्यान रखना, कहाँ अरेस्ट कर रहा है, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर रहा है। क्या लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 47 ऑफ BNSS। जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो विदाउट एनी वारंट, ठीक है, तो क्या बताना पड़ेगा, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, अरेस्टेड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू नो, उसका ये हक है जानना, क्या कि किस अपराध के लिए उसको अंदर ले रहे हो आप, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस। अच्छा, ऑफेंस के तो पर्टिकुलर, किस ग्राउंड पे आप उसको पकड़ रहे हो, है ना, ग्राउंड बताना बहुत, आपने मान लो पुलिस वाले ने बोल दिया कि हाँ आपने चोरी करी, हम आपको अंदर, या आपने मर्डर किया, हम आपको अरेस्ट करने आए, ठीक है, ये बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, पर ये तो बताओ कि क्या ग्राउंड पे, कैसे आपको लग रहा है कि मैंने मर्डर किया है, तो ग्राउंड बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो राइट हो गई, और साथ में ड्यूटी क्या इम्पोज करी पुलिस वाले की, पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू टेल द अक्यूज्ड पर्सन सच पर्टिकुलर ग्राउंड्स, और अगर वो पूछ रहा है तो वो उसको मना नहीं कर सकता है, कैन नॉट डिनाई इट, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ दूसरी बात पे, व्हेन पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट, अगर वारंट लेके आए हो तो वारंट के सारे पर्टिकुलर बताने पड़ेंगे आपको, और अगर सामने वाला पर्सन बता रहा कि मुझे वारंट दिखाओ आप, तो उसको वारंट दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपने इसको नहीं फॉलो किया और अरेस्ट करी, तो अरेस्ट क्या होगी, अनलॉफुल होगी। अब देखो ये केस लॉ, ये एकदम रीसेंट केस है, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और रिसेंटली आया, तो इसका ध्यान रखना, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024-25 में इसका जजमेंट आया, 24 का ये केस है। देखो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, ऑल्दो बहुत सारे केस पहले के भी हैं जहाँ पे बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स बोलते हैं कि आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, आप बिना ग्राउंड बताए उठा के नहीं लेके आ सकते हो पर्सन को, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वापस क्लैरिफाई किया, क्या क्लैरिफाई किया कि आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, आपको इन्फॉर्म करना तो ज़रूरी है ही है, ये तो बात आपकी परफेक्ट है। तो यहाँ पे केस बेसिकली क्या आया, पुलिस वालों ने ये बोला कि हमने, है ना, जिस ग्राउंड पे उठाया है वो ग्राउंड हमने कम्युनिकेट कर दी उस पर्सन की वाइफ को, ग्राउंड क्या करें, हमने कम्युनिकेट कर दिए पर्सन की वाइफ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि पर आपने अरेस्टी को, जिसको आपने अरेस्ट किया, उसको तो आपने बताया ही नहीं कि क्या ग्राउंड पे आपने उसको उठाया। तो पुलिस वालों ने बोला कि हमने अरेस्ट मेमो बताया था, हमने क्या बताया, हमने अरेस्ट मेमो बताया। तो मेमो के अंदर तो क्या था कि किस ऑफेंस के लिए उठाया है, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आपने बताया मर्डर के लिए उठा रहे हो, पर मर्डर करने के ग्राउंड्स क्या आपने उसके ऊपर लगाए, वो तो उसको इन्फॉर्म करो। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वाला केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपने सिर्फ बताया कि अरेस्ट करने आ रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पे, इन्फॉर्मेशन टू रिलेटिव, फ्रेंड एंड नॉमिनेटेड पर्सन, ऑफ कोर्स 48 क्या बात करता है, उसको तो बताना ही है, पर ड्यूटी और क्या है पुलिस वाले की, या जो भी अरेस्ट कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन देनी उस पर्सन के अरेस्ट की, किसको, उसके कोई भी रिश्तेदार को, कोई भी फ्रेंड का, कोई भी दूसरे पर्सन को, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में, अच्छा ये तो दे दी इनको, एक और चीज़ क्या ऐड करी, आप पकड़ के लेके आ गए तो ये इन्फॉर्मेशन किसको और देनी पड़ेगी, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ही आप पर्सन को अरेस्ट करके लेके आए हो, वैसे ही पुलिस वाले को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसको कि हम आपको अरेस्ट तो करके लेके आ गए, तो आपके पास ये राइट है कि आपको जो हम अरेस्ट करके लाए उसको आप इन्फॉर्म करो अपने कोई भी रिश्तेदार को, फ्रेंड को, या फिर किसी भी और पर्सन को। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। ये हो गई पुलिस वाले की ड्यूटी। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई है कि जब अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास लेके आया गया, ठीक है ना, तो मजिस्ट्रेट भी चेक करेगा कि क्या इसको ये वाली ड्यूटी को फॉलो किया या नहीं किया, to satisfy himself that above requirements have been complied with, इसका भी ध्यान रखना। मैं बता चुकी हूँ 21 आर्टिकल 21 भी बात करता है इसके बारे में कि किसी भी पर्सन को आप क्या कस्टडी में नहीं रोकोगे, पहले आपको उसको ग्राउंड इन्फॉर्म करने पड़ेंगे उसकी अरेस्ट के। 22 क्लॉज 1 हमारी फंडामेंटल राइट है कि किसी भी पर्सन को अगर आपने अरेस्ट किया है तो ड्यूटी है ग्राउंड्स इन्फॉर्म करने की, ठीक है।
आई होप ये प्री अरेस्ट वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रहता है हमारा अरेस्ट में पोस्ट अरेस्ट, कि अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, कैसे मेडिकली एग्जामिन करेंगे, क्या टीआईपी होती है, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।